हेलो माय स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपना नर्स्ट इक्वेशन तक कंप्लीट किया था, राइट? अब जो हम लोगों ने कंप्लीट करना है वो अपना सेकंड पार्ट कंप्लीट करना है कंडक्टेंस कंडक्टिविटी के बारे में। वहां पर हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ के बारे में डिटेल स्टडी करी थी नर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो करेंगे कंडक्टेंस के बारे में। तो जो सामने जैसे मैंने टॉपिक लिया है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? अब इसको डिटेल में पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो पहले बच्चों ये है कि आप ये समझो कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग डेली लाइफ में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग कितनी बार डायरेक्ट होने पर इन सब चीजों को यूज भी करते हैं ताकि टू क्रिएट अ बैलेंस इन आवर बॉडी। तो केमिस्ट्री में ये सब चीजें हमारी कैसे यूज आती हैं ये हम लोगों ने अब इसको स्पेशली समझेंगे। तो क्लास 11th में हम लोगों ने भी इस चीज को पढ़ा है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। एक्चुअली जितने भी आपके एसिड बेस एंड सॉल्ट्स होते हैं, हम उसको इलेक्ट्रोलाइट्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में डिसोसिएट करते हैं या डिवाइड करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स को अगर हम याद करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं कि जो अपने एक्वस सोल्यूशन पे आने पे, पानी में आने में, एक्वस सोल्यूशन पे आने पे या अपने मोल्टन स्टेट पे आने में आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं दैट इज योर इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एसिड जैसे H प्लस NCl नेगेटिव, दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बेस NaOH Na plus OH negative, or can be in the form of your salt that is Na positive and Cl negative। तो हम ये देख रहे हैं कि इन लोगों ने आयंस बनाए। तो ऑब्वियसली जो भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स क्योंकि वो अपने एक्वा सोल्यूशन या मोल्टन स्टेट पे आने पर आयंस में क्रिएट हो जाते हैं। तो क्या नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं? ऑफ कोर्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे शुगर, अल्कोहल, ऑयल। ये अगर हम पानी में मिक्स भी करते हैं या इसको हम मोल्टन स्टेट में भी लेके आते हैं तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होते, इसमें कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चीज नहीं बनती है, इसलिए हम इनको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक, तो पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है कौन सा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में हम लोगों ने समझ लिया कि आयंस बनते हैं, लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस नहीं बनते। अब ये आयंस काम क्या करते हैं, क्यों हम इनको डिसोसिएट कर रहे हैं या क्या ही इनका हमारे लिए रोल है? तो जो ये आयंस होते हैं जो प्लस माइनस का चार्ज क्रिएट करते हैं, एक्चुअल में यही हमारे करंट कैरियर होते हैं। करंट कैरियर होते हैं। जो भी हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अभी पढ़ा था, हम लोगों ने वोल्टिक सेल पढ़ा था, तो आपने ये देखा था कि उसमें एक जो एलिमेंट था वो अपना ऑक्सीडाइज हुआ था, ठीक है, और उसी एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीडाइज हुआ था उसको ही दूसरे वाले ने लेकर वो रिड्यूस हुआ था, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का खेल चलता है, लेना देना, यही एक्चुअल आउटर सर्किट में करंट को फ्लो करने में हेल्प करता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर द कंडक्टेंस ऑल्सो। वहां तो हमने पढ़ लिया कि कैसे वो लोग काम करते हैं, बट यहाँ हमने पढ़ना है कि उनकी कंडक्टिविटी किसी की ज्यादा कम क्यों होती है और क्या होती है कंडक्टिविटी। अब इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ने के बाद हमें ये भी ध्यान होना चाहिए कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं। अब वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को यही ध्यान रखना है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है, व्हेन इट इज फॉर्म्ड इन द एक्वस और मोल्टन स्टेट, तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे हमारा HCl है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, KOH है, MgCl2 है, ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, उनके पास आयंस बनने का जो कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है, बट एक्चुअल में जो वो आयंस बनाते हैं वो बहुत स्लोली बनाते हैं और वो फुली डिसोसिएट नहीं होते। जैसे आपको पता है जो मैंने सामने लिखा है वो एसिटिक एसिड है, ठीक है, विनेगर। तो ये एसिटिक एसिड जब डिसोसिएट होती है तो आप देख सकते हो इट हैज 4H, but it at a time it dissociate very slowly to give only one hydronium ion। तो हम कहते हैं कि ये एक वीक एसिड है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है।
तो इस चीज को भी समझना जरूरी है, क्योंकि अगर जैसा इलेक्ट्रोलाइट आप यूज करोगे अपने सेल में, वैसी ही आपकी उतनी ही उसकी कंडक्टेंस होगी या कंडक्टिविटी होगी। अब ये टॉपिक पढ़ाते हुए मेरे मुंह से आप बार बार कंडक्टिविटी, नॉन कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस पढ़ रहे हो, तो इस चीज को भी हमने समझना है। जब हम लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा था सॉलिड क्लास 12 का, तो हम लोगों ने उस चीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड भी किया था कि इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स और कंडक्टर्स। इस चीज को आप लोग 11th 12th में नहीं, छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो कि जो इंसुलेटर्स होते हैं, दे आर नॉट एबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. Conductors, they can conduct their what we say electricity very easily. They can pass on the electricity very easily. तो इसलिए वो they are the good conductors like metals and the alloys. ठीक है, कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो 10 की पावर 4 से लेकर 10 की पावर 7 तक होती है. ठीक है, सेमीकंडक्टर्स की जो होती है वो 10 की पावर -6 से लेकर 10 की पावर 4 तक इनकी कंडक्टिविटी की रेंज होती है. इंसुलेटर्स की रेंज जो होती है वो 10 की पावर -20 से लेकर 10 की पावर -10 तक होती है. अब बार बार कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस पढ़, तो अभी जो आप समझ रहे होगे कि एज आपने ये चैप्टर अभी नहीं पढ़ा है, तो आपके लिए कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस ये दोनों लगभग सेम वर्ड हो रहे होंगे. आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई चीज कंडक्ट कर रहा है तो उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, उसकी कंडक्टेंस ज्यादा है क्या, लेकिन इस चीज को भी डिटेल में समझना पड़ता है. फाइन, आपको सिर्फ यहां तक का, जब तक मैं आगे टॉपिक आपको इंट्रोड्यूस नहीं करा रही हूं, तब तक आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर कोई चीज जो इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो दैट मीन्स उसकी कंडक्टेंस बहुत अच्छी है, वो अच्छे से कंडक्ट कर पा रहा है, वो आराम से जो अपने आयंस हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको मूव कर सकता है उसमें से, ताकि उसकी जो करंट है वो आराम से इजीली पास हो सके. लेकिन जैसे इंसुलेटर्स है उसमें इलेक्ट्रॉन्स या जो आयंस होंगे वो पास ऑन नहीं होंगे. अब आपने अभी मेरे को इस टॉपिक को पढ़ाते वक्त 2 वर्ड समझे, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस. तो अगर कोई भी आप अपनी कंडक्टिविटी अगर आप देख रहे हो या कंडक्टेंस आप देख रहे हो मेटल्स की या एलॉयज की, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट कैरी करने के लिए, करंट कैरी करने के लिए. अगर लेकिन आप किसी इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हो, जैसे HCl की, NaCl की, NaOH की, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो भी मैंने पढ़ाए, तो वहां पर कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट कैरी करने के लिए? आयंस. तो कभी कभार बोर्ड में ये क्वेश्चन भी आता है कि हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टेंस इन मेटलिक या इन मैटर्स या एलॉयज, तो वहां पे आप लिखोगे इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल. और इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो मेटल कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को मिक्स मत करना, वो स्पेशली मेटल्स के हैं इन द हार्डवेयर नेचर, और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? हमारे एक्वस नेचर के होते हैं. क्लियर? ये एसिड बेस या सॉल्ट से बनते हैं. जो मेटलिक कंडक्टेंस होती है वो मेटल्स या एलॉयज से होती है. और इस लेक्चर में, इस वीडियो में 2 वर्ड्स तुम्हारे सामने आने वाले हैं, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी. तो ये दोनों में भी फर्क होता है. क्लियर? तो पहले तो हम लोगों ने बेसलाइन क्लियर करी कि हम लोगों ने इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा क्या है. तो नेक्स्ट हम लोग क्या आएंगे, एक फॉर्मूला मेकिंग में. जिस फॉर्मूला की मैं आपसे बात कर रही हूँ वो अब हम लोग इस टॉपिक के अंदर करेंगे, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. तो ये जो फॉर्मूला आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस इट, इट इज related to an old formula that you have studied in class 10 standard under the topic Ohm's law. आप लोगों के पास एक टॉपिक, आपके पास एक फॉर्मूला था, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो इनटू L बाय A. ये वहां पर रेजिस्टेंस, उसकी रेजिस्टिविटी, किसी भी एलिमेंट की रेजिस्टिविटी के बारे में आपको नॉलेज देता था. अब जो इस टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक पे हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग मेटल्स या एलॉयज के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम स्पेशली क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं. तो हमने जो अपना फॉर्मूला बनाना है वो उन्हीं के रिस्पेक्ट में बनाना है, क्योंकि हम लोग अब एक्वस फॉर्म में पढ़ रहे हैं. तो जो रेजिस्टेंस होता है उसका यहाँ पे सिनोनिम्स हमने लिया है कंडक्टेंस. ठीक है, रेजिस्टेंस का यहाँ पर हमने सिनोनिम्स लिया है कंडक्टेंस. लेकिन फॉर्मूले में फर्क है कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, या आप कह सकते हो कि जो कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है. नेक्स्ट इज रेजिस्टिविटी. तो रेजिस्टिविटी का
यहाँ पे हम सिनोनिम लेंगे कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जैसे रेजिस्टिविटी वहां किसी भी एलिमेंट के लिए यहाँ फिक्स होती थी, यहाँ कंडक्टिविटी पर्टिकुलर केस के लिए फिक्स होगी। तो कंडक्टिविटी को हम लिखते हैं कप्पा, स्मॉल के, ठीक है, और वो आपकी रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है। बोथ आर सेम थिंग, आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेजिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ कप्पा। तो फिलहाल हम लोग अपने फॉर्मूले मेकिंग में जा रहे हैं, तो हम कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के फॉर्म में ही लिखेंगे। तो इसी फॉर्मूले में आप अपनी सारी वैल्यूज पुट करो। आपको पता है जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, तो आर की जगह पे आई एम गोइंग टू राइट 1/g। जो रेजिस्टिविटी होती है वो कप्पा की रेसिप्रोकल होती है, तो 1/k, ठीक है, इनटू L/A। नाउ व्हाट इज L/A? द लेंथ एंड द एरिया। और ये चीज जो होती है वो पर्टिकुलर सेल के लिए क्या होती है, फिक्स होती है। तो अब हमारा जो बेसिक फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी कंडक्टिविटी इनटू इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू L/A, या हम इसको लिखेंगे कंडक्टिविटी, अगर हम इसको ज्यादा डिटेल में और लिखना जाए तो कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए जो ये वैल्यू होगी, जो ये रेशियो होगा, ये फिक्स होगा। समवेयर यू कैन आल्सो सी दिस फॉर्मूला एज G in K is equals to G into G star, ठीक है। तो वही है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो जिस भी फॉर्मेट में लिखो, फॉर्मेट यही है, मतलब थ्योरी में इसी चीज को आपने यूज करना है। तो अब चलो, फॉर्मूला तो हमारा रिड्यूस हो गया, अब इस फॉर्मूले को ध्यान भी रखना है बहुत ध्यान से। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों ने ये भी चीज पढ़नी है कि भैया इनकी यूनिट्स क्या हैं। तो हम इसके अब यूनिट्स पे चलते हैं। अगर हम लोग यूनिट्स पे ध्यान दें तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती थी, ओम होती थी। तो जो कंडक्टेंस होता है वो 1/रेजिस्टेंस होता है, मींस 1/ओम। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ओम पर ओम, ठीक है। जी की यूनिट पर ओम आ सकती है, या हम इसको एस से डिनोट करते थे। अगर हम लोग कंडक्टिविटी की बात करें कप्पा की, तो वो किसका रेसिप्रोकल है, रेजिस्टिविटी का है। आप याद करो क्लास टेंथ में रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला था वो था ओम पर मीटर, सॉरी ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर। तो 1/ओम मीटर को हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं, दैट कैन बी योर एस, 1/ओम को हम एस लिख सकते हैं, ठीक है। एंड पर मीटर है तो m की पावर -1। तो बेसिकली हमने ये देखा कि जो g की यूनिट आई है वो पर ओम आई है, क्लियर। और जो रेजिस्टिविटी सॉरी कंडक्टिविटी की जो यूनिट आई है वो दैट इज s पर मीटर, और यू कैन ऑल्सो राइट पर सेंटीमीटर, डिपेंड्स कि आपको सेल कांस्टेंट कैसे दे रखा है। और जो L/A होगा इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, दैट विल बी फिक्स, क्लियर। तो दिस इज दैट यू हैव टू कीप इन माइंड फॉर योर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के आपने दो फॉर्मुलेस क्या आपके ध्यान रखने हैं न्यूमेरिकल करते वक्त। अब कंडक्टिविटी को समझने के बाद हम लोग कंडक्टिविटी के दो तरीकों के एक्सप्रेस करना समझेंगे कि कंडक्टिविटी हम लोग किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो मेनली हम लोगों ने पढ़ना है। तो जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी दो तरह से आपको दिखाई जाएगी, वन इज मोलर कंडक्टिविटी एंड अदर इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, मोलर वर्ड से समझ में आ रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी का मतलब हम लोग कंडक्टिविटी मोलैरिटी के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोलर कंडक्टिविटी इज सिंबलाइज्ड बाय दिस डेल्टा एम, ठीक है, हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। और मोलर कंडक्टिविटी दो तरह से हो जाती है कि अगर वो किसी कंसंट्रेशन में एट एनी कंसंट्रेशन, ठीक है, तो हम लोग उसको बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी, मतलब हम किसी पर्टिकुलर मोलैरिटी के रिस्पेक्ट में मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं। लेकिन अगर वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है, मतलब जहां पर आपका सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई, तो हम लोग उसको बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो दो वर्ड्स को पहले ही समझ लो, ठीक है, कि एक होता है मोलर कंडक्टिविटी, एक होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी।
तो अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी पर्टिकुलर मोलैरिटी पे निकालने को बोली जा रही है तो दैट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट इज मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर सॉल्ट की, पर्टिकुलर एसिड या बेस की कंडक्टिविटी उसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब कि वहां पर आपने सॉल्वेंट की मात्रा या पानी की मात्रा बहुत ज्यादा कर दी है कि जो सल्यूट हो गया उसकी क्वांटिटी बहुत कम रह गई है, तो एज पर लीटर, ठीक है, हम एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में नाप रहे हैं। तो मोलैरिटी को अगर हम लोग समझे या मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग समझे तो मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज कंडक्टिविटी अपॉन विद रिस्पेक्ट टू योर मोलैरिटी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू योर मोलैरिटी। अब ये फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी का। तो मोलर कंडक्टिविटी इज कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। अब मोलर कंडक्टिविटी तो पता है कि कप्पा है, कप्पा को हमने फिनिश कर दिया कि कंडक्टिविटी इज योर स्मॉल के, लेकिन कंडक्टिविटी अगर मोलैरिटी के रिस्पेक्ट में आप नाप रहे हो तो वो मोलर कंडक्टिविटी हो गई। तो अब इसको अगर हम देखें, इसकी एसआई यूनिट्स को हम लोग देखें तो मोलर कंडक्टिविटी की क्या होती है, अभी आपके सामने निकाली थी, एस मीटर, एस पर मीटर इनटू योर 1000 दैट इज कांस्टेंट, नो नीड ऑफ चेंज। मोलैरिटी कैसे होती है, मोल पर लीटर, इस तरह से होगी। तो अगर मैं इसको इस तरह से सॉल्व करूं, आपको पता है लीटर को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ मीटर क्यूब अपॉन मोल। तो आप देखोगे एस मीटर स्क्वायर पर मोल। तो इसका मतलब मेरी मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट या मेरी मोलर कंडक्टिविटी को आप किस यूनिट में एक्सप्रेस करोगे, एस मीटर स्क्वायर पर मोल। कैसे आया मैंने आपके सामने लिखा। सेकेंड पार्ट जो मैंने अभी इसका समझाया था दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या करा है, मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर एक नॉट लगा दिया। तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कब करती है, जब हम लोग एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होते हैं। डाइल्यूशन समझ में आता है ना, डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि आपने अपनी सॉल्वेंट की मात्रा इतनी ज्यादा कर ली है, ठीक है, उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट इतना ज्यादा हो गया है कि जो सल्यूट है, जो सल्यूट है उसकी जो क्वांटिटी है पर लीटर, ठीक है, हम एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में उसको नापते हैं, तो उसके जो मोल्स पर लीटर हैं वो इतने कम हो गए हैं कि हम उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इससे ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी और क्रॉस नहीं कर सकती है। तो मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में भी एक रिलेशन होता है, दैट इज योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो दैट इज अल्फा, हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा है। तो अल्फा जो होता है दैट इज मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो जो मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का जो रेशियो होता है वो हमें उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का आइडिया देता है कि इतनी उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब उसकी एक्सट्रीम वैल्यू ये है और वो अपनी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में वो ये दिखा रहा है। क्लियर। तो दोनों ही चीज में ध्यान रखना, मोलर कंडक्टिविटी किसी पर्टिकुलर मोलैरिटी पे हम उसकी कंडक्टिविटी को नापते हैं, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, जब इतना ज्यादा सॉल्वेंट होगा और सल्यूट की मात्रा बहुत कम होगी तब उसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी। क्लियर। तो अगर आपसे कोई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन भी पूछे तो आप ये करोगे, व्हेन द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किसकी, ऑब्वियसली आपके सल्यूट की, व्हेन द कंसंट्रेशन रीचेस टू जीरो, रीचेस टू जीरो ऑफ योर सल्यूट, ऑफ योर सल्यूट मतलब इन रिस्पेक्ट आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात कर रहे हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात कर रहे हो, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात कर रहे हो, तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि हमारी जो कंडक्टिविटी है, ठीक है, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। व्हेन द कंसंट्रेशन रीचेस टू जीरो ऑफ अ सल्यूट देन मोलर कंडक्टिविटी, जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, इट बिकम्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग का वर्ड समझ में आ रहा है कि मतलब इससे हद ज्यादा पार नहीं करेगी, ये इसका सैचुरेशन पॉइंट है, इससे ऊपर नहीं जाएगी, तो दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और इन दोनों को जुड़ता हुआ फॉर्मूला क्या है, ये है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट, अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तो पढ़ ली, अब इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी क्या है।
इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी भी वही है जो मोलर कंडक्टिविटी के रिस्पेक्ट में बता रहे थे। वहां मोलर था, यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। वहां पर हमने मोलैरिटी के रिस्पेक्ट में कंडक्टिविटी को बताया था, यहाँ पे हम किसको बताएंगे, हम यहाँ पे बताएंगे नॉर्मैलिटी के रिस्पेक्ट में, नॉर्मैलिटी, ठीक है। और नॉर्मैलिटी का जो कंसेप्ट है वो चैप्टर नंबर 1 के वीडियो में ऑफ योर क्लास 11th हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जो नॉर्मैलिटी होती है वो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो जैसे मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है, वैसे नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला पता है। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की जो यूनिट होगी वो भी वैसी होगी, कैसे, जैसे हमने मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या लिखी थी, एस मीटर स्क्वायर पर मोल। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी आप लिखोगे एस मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट। क्योंकि जो हम लोग नॉर्मैलिटी निकालते हैं वो इक्विवेलेंट वेट की रिस्पेक्ट में निकालते हैं। आई होप आप याद हो कि इक्विवेलेंट वेट भी कैसे निकालना है। अगर जिसको नहीं पता तो इक्विवेलेंट वेट भी निकाल लेते हैं। जैसे इक्विवेलेंट वेट आपको सपोज किसी सॉल्ट का निकालना है, ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालते थे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती थी वो हम लोग कैसे निकालते थे उसकी, हम लोग उसका मोलर मास लेते थे, ठीक है, मोलर मास ऑफ द सॉल्ट अपॉन देयर कैटायनिक वैकेंसी, कैटायनिक वैलेंसी, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज। तो इस हिसाब से नॉर्मैलिटी को हम लोग निकालते हैं। बट अगर मैं आपको बोर्ड्स का पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के रिस्पेक्ट में मोलर कंडक्टिविटी के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, वहां मोलैरिटी का रिस्पेक्ट है, यहाँ पे नॉर्मैलिटी का रिस्पेक्ट में हमने अपनी कंडक्टिविटी को काउंट करना है। अब मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ने के बाद अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं कि कंडक्टिविटी कैसे वेरी करती है, ठीक है। अगर हमें ये तो पता है कि कंडक्टिविटी डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन, पहले तो हम ये बात को क्लियर करते हैं कि आप अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपकी कंडक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाई, कि अगर आपने मोलैरिटी की वैल्यू ज्यादा करी, अगर आपकी मोलैरिटी आपकी ज्यादा है, ठीक है, तो अगर आपकी मोलैरिटी ज्यादा होगी, आपकी ज्यादा से ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे, क्लियर, आपकी ज्यादा से ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे तो उतना ही ज्यादा करंट कैरी हो सकता है। ये तो एक लॉजिकल बात है जो हमने समझनी है कि अगर आप अपने आयंस पर्टिकुलर सोल्यूशन में बढ़ाते हो, कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, उसके आयंस बढ़ाते हो, तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। करंट कैरिंग बढ़ेगा तो उसकी कंडक्टिविटी नेचर के बारे में भी हम कहेंगे कि उसकी कंडक्टिविटी अच्छी है उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, या प्लस उसकी या किसी इलेक्ट्रोलाइट की। लेकिन अगर इस चीज को हम लोगों ने ग्राफ में प्लॉट किया तो हमें कुछ चीजें बहुत डिफरेंट देखने को मिली। अब कैसे डिफरेंट देखने को मिली, यहाँ हम देखते हैं। हमने जब ग्राफ प्लॉट करा स्पेशली बिटवीन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसके बारे में हमने देखा कि जैसे उसकी आपने उसमें उसकी जो डाइल्यूशन करा, ठीक है। अब हमने एक तो चीज पहले बहुत अच्छे से समझ ली, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ऑब्वियस आयंस बढ़ेंगे और आपकी कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। लेकिन डाइल्यूशन करने पर, ठीक है, अगर आप उसको डाइल्यूट करते हो, कंसंट्रेशन बढ़ाया, आयंस बढ़ाया, तो भैया आपकी कंडक्टिविटी बढ़ी। लेकिन स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की जब हम लोग इन डाइल्यूशन करते हैं, मतलब उसमें हम लोग पानी डालते हैं, तब क्या होता है, तब एक बहुत स्पेशल चीज हमारे सामने आई कि अगर हम डाइल्यूट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को, तो अगर वो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है, अगर वो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है तो जो उसकी कंडक्टिविटी होती है कुछ देर के बाद घट जाती है, कंडक्टिविटी कुछ देर के बाद डिक्रीज हो जाती है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। अब ऐसा क्यों, जब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसको तो ज्यादा कंडक्टिविटी देनी चाहिए और वीक इलेक्ट्रोलाइट को कम कंडक्टिविटी देनी चाहिए थी। लेकिन डाइल्यूशन करने पर
प्लीज ये नोट डाउन करना, मैं क्या टॉपिक बोल रही हूँ। डाइल्यूशन करने पर मतलब पानी ऐड करने पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी है वो स्लोली थोड़ी सी बढ़ी, ठीक है, लेकिन फिर क्या होगी, बहुत स्लोली स्लोली बढ़ी, फिर एकदम से बिल्कुल कांस्टेंट होगी। आप यहाँ देख सकते हो ज्यादा वेरिएशन नहीं आया है, ठीक है। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है उसकी जो कंडक्टिविटी होती है, जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाते गए हो तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस रिस्पेक्ट में देखो, ठीक है। अगर इसको मैं दोबारा और समझाऊं इसी ग्राफ में, तो यहाँ पर देखो कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे जैसे आप उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हो तो वो एक टाइम पे बिल्कुल स्टीप हो गई है। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जो कंडक्टिविटी है, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी है, वो बढ़ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब आप बोलोगे कि मैम आपने ये बैक ग्राफ क्यों बनाया, आप पीछे से क्यों जा रहे हो? तो मैं इस चीज को इसलिए भी और समझाना चाहती हूँ कि जब हम लोग कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आयंस बढ़ेंगे, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। यहां पर हम जब डाइल्यूशन कर रहे हैं तो हम कंसंट्रेशन नहीं बढ़ा रहे, हम कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और पानी की मात्रा को ज्यादा बढ़ा रहे हैं। हम लोग इसको बहुत बेस लाइन लैंग्वेज में समझेंगे, हम लोग बहुत हाई फाई रॉकेट साइंस नहीं समझने वाले। मैं पढ़ा रही हूं कि अगर आपकी कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में देखोगे, अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, मोलैरिटी बढ़ाओगे, तो भैया मोल्स पर आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी ऑब्वियसली बढ़ेगी। लेकिन डाइल्यूशन करने पर क्या, कंसंट्रेशन कम करने पे क्या? तो कंसंट्रेशन अगर हमने डाइल्यूशन करा, पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ाई, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो ये कॉन्ट्रारी नेचर आया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कम हो गई और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी ज्यादा हो गई, तो ऐसा क्यों हुआ? तो इस चीज को हम लोग दोबारा समझते हैं, पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के रिस्पेक्ट में। अगर हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट करा, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन पानी को खूब डालते हैं, तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो था वो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। हमें ये बात पता है कि कोई भी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पहले ही कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। अब उसकी जो मोल्स पर लीटर हैं, उसकी जो सल्यूट के जो मोल्स हैं पर लीटर, वो फिक्स हैं, ठीक है। अब मैंने डाइल्यूट कर दिया, मैंने पानी की क्वांटिटी ज्यादा कर दी। पानी की क्वांटिटी ज्यादा करने से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो गए और सॉल्यूट के मोल्स पर लीटर, ठीक है, पर लीटर क्या हो गए, कम हो गए। मतलब अगर खूब सारा पानी डाल दिया तो जो सॉल्यूट था उसके जो मोल्स है पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर जो फ्रैक्शन है मोल्स का, वो क्या हो गया, कम हो गया, हमें बहुत कम होता जा रहा। पानी की मात्रा ज्यादा होती जा रही है, सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होती जा रही है, और उसके रिस्पेक्ट में सल्यूट की मात्रा बहुत कम होती जा रही है। तो अगर मुझे सल्यूट नहीं मिलेगा, इन रिस्पेक्ट मुझे आयंस नहीं मिल रहे हैं, तो कंडक्टिविटी मेरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब आप कैसे लिखोगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन द कंडक्टिविटी डिक्रीजेस बिकॉज द मोल्स पर लीटर, मोल्स जो पर लीटर हैं वो क्या करते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। लेकिन अगर अब दूसरे स्पेक्ट में आप वीक इलेक्ट्रोलाइट देखो, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर आप देखते हो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि वो ऑलरेडी इनकम्प्लीट डिसोसिएट होता है, इनकम्प्लीट डिसोसिएट होता है, वो पहली बार में पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता। लेकिन जब आप डाइल्यूशन करते हो, तो आपने सपोज वाटर डाला, तो आपको भी पता है कि वाटर जो होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, तो वो और पावरफुली इंक्रीज करेगा उसके आयंस, मतलब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसे टाइम देगा कि भैया अपने आयंस को और डिसोसिएट कर लो। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के जो और आयंस हैं वो पर लीटर इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। वैसे वो ऑलरेडी सोल्यूशन में, जो ट्रू सोल्यूशन जिसका ऑलरेडी ओरिजिनल सोल्यूशन था उसमें वो कम थे, लेकिन अब क्या हो जाएंगे, हम उसमें डाइल्यूशन करते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट को टाइम मिल जाएगा अपने आयंस को डिसोसिएट करने के लिए। और जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, कंडक्टिविटी भी आपकी बढ़ेगी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी घटती है डाइल्यूशन करने पर, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी बढ़ती है डाइल्यूशन करने पर, क्योंकि जो सल्यूट पर मोल्स होते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में जो सल्यूट होते हैं, जो आयंस होते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसी की टॉपिक को समझने के बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे।
दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल दैट आई एम गोइंग टू डू इन फ्रंट ऑफ यू, कि हम लोगों ने कैसे जो भी अपनी मोलर कंडक्टिविटी का कंसेप्ट सीखा वो हम लोग कैसे प्रैक्टिस करेंगे। द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम 0.05 m। तो हमें क्या दे रखी, कंसेंट्रेशन दे रखी है 0.05 m। ये हमारी कंसेंट्रेशन है, हमारी मोलारिटी है। ओके, ऑफ एनुअल सोल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर। डायमीटर आपका 1 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स योर रेडियस विल बी 1/2, दैट विल बी 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, and length of 50 सेंटीमीटर। तो what is length? Length is 50 सेंटीमीटर। सारी जो यूनिट्स हैं वो सेंटीमीटर्स में चल रही हैं। And the resistance is given to you 5.55 into 10 की पावर 3 ohm। ठीक है, it's -3। ओके, -3 ohm। क्लियर? हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करनी है रेजिस्टिविटी, ओके, हमें कैलकुलेट करनी है कंडक्टिविटी कप्पा, और हमें कैलकुलेट करनी है मोलर कंडक्टिविटी। हमें तीनों चीजें कैलकुलेट करनी है। तो जब हमें रेजिस्टेंस के बारे में बता रखा और रेजिस्टिविटी तक का जाना है, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज आवर द बेसिक फॉर्मूला, दैट इज रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो रेजिस्टिविटी कैसे निकलेगी आपकी, दैट विल बी आर इनटू ए by L। This will be your formula to take out the resistivity। तो रेजिस्टेंस कितना है आपका 5.55 into 10 की पावर -3। एरिया, ना एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शन का एरिया होता है, वायर की बात हो रही है। ठीक है, तो एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर की जगह पे आप क्या रखोगे 3.14। रेडियस आपका कितना हुआ 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, एरिया की जगह पर मैंने पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला पुट किया है। नाउ व्हेन आई एम गोइंग टू सॉल्व इट विद द लेंथ आपको कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर दे रखी है। इन सबको कैलकुलेट करने के बाद आई एम गोइंग टू गेट द आंसर 87.13 ओम सेंटीमीटर। मीटर नहीं सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा जो डायमेंशंस चल रहे थे लेंथ के लिए वो सेंटीमीटर में चल रहे थे। तो इसका मतलब जो मेरी रेजिस्टिविटी आई है दैट केम 87.13 ओम सेंटीमीटर। कैलकुलेशन आपने करनी है। नेक्स्ट, अब जब रेजिस्टिविटी निकल गई, अब हम उससे कंडक्टिविटी निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कंडक्टिविटी होती है रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। रेजिस्टिविटी को कहीं ना कहीं पर, सॉरी, कंडक्टिविटी को आप कहीं पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस के नाम से भी पढ़ते हैं। तो ये कंफ्यूज मत होना कि कंडक्टिविटी आई है या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आई है तो कुछ अलग है, तो दे आर द सेम थिंग। तो रेजिस्टिविटी अभी मेरी निकली थी 87.13। तो 1/87.13 को जब मैंने कैलकुलेट किया है तो दैट केम 0.011। अब कप्पा की यूनिट आपकी रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है, तो दैट इज एस पर सेंटीमीटर। यूनिट्स आपको पहले क्लियर कर दी थी मैंने, तो ये हो गया। अब हमारी रेजिस्टिविटी भी निकल गई, कंडक्टिविटी भी निकल गई। अब क्या बची, मोलर कंडक्टिविटी। बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के क्वेश्चंस आएंगे, नो नीड टू वरी सो मच। ठीक है, फॉर्मूले का कंसेप्ट आपके पास क्लियर होना चाहिए। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है आपकी, दैट इज योर कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन योर मोलैरिटी। ये आपकी होती है कंडक्टिविटी, सॉरी, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। तो कप्पा भी आपने क्या निकाला 0.011 इंटू 1000। मोलैरिटी, ऑफ कोर्स मोलैरिटी कितनी दे रखी है आपको 0.05। ठीक है, 0.05। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आई एम गेटिंग द आंसर 229.6। अब मोलर कंडक्टिविटी का जो हमने क्या लिखा था, उसकी यूनिट लिखी थी, वो कैसे लिखी थी, एस, and that is in centimeter square per mole, so this is the calculation of your molar conductivity। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे, उसको अप्लाई करोगे, और जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट बेस आते हैं, दे आर सो टफ टू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमने लेना है दैट इज दिस वन। ये न्यूमेरिकल क्यों मैंने लिया है, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि इसमें यहां पर मैंने एक वीक एसिड लिया है।
तो वीक एसिड के लिए थोड़ा सा क्या चेंज करना पड़ता है वो हम अभी आपको बताते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 एम एसिटिक एसिड, तो मतलब कंसेंट्रेशन आपको दे रखी है 0.001 एम, मतलब मोलैरिटी दे रखी है इज इतना। तो कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टिविटी ये है आपकी, तो कंडक्टिविटी इज 4 इंटू 10 की पावर -5। कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब आपको के निकालना है कांस्टेंट, ठीक है, के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर याद हो तो हमने चैप्टर नंबर 7 का में सीखा था क्लास 11th में कि जब कोई एसिड डिसोसिएट करती है तो उसका कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, के ए। तो जनरली अगर वो याद हो तो वो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता था। तो हम उसको अभी दोबारा से स्टडी यहाँ पे दोबारा करेंगे जो बच्चे भूल गए। अब यहाँ पे आपका एसिडिक कांस्टेंट आपको निकालना है। इफ द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मैंने बताया था ना इनफाइनाइट डाइल्यूशन का ये साइन होता है, मोलर कंडक्टिविटी जो बिल्कुल तब होती है जब आपकी कंसंट्रेशन 0 पहुंच जाती है, मतलब जब आप सॉल्वेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो और सल्यूट की वैल्यू जो होती है वो नेग्लिजिबल हो जाती है। तो ये आपके आ गई। अब अगर आपको ध्यान हो के ए मुझे निकालना है, तो जो के ए होता था किसी भी वीक एसिड के लिए, ठीक है, वो हम कैसे निकालते थे। आपका जैसे एसिटिक एसिड है वो ये है, इसको हम डिसोसिएट करेंगे तो ये ऐसे डिसोसिएट होती थी। तो क्लास 11th में हमने पढ़ा था ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो वो वीक एसिड के एक स्पेशल फॉर्मूला हमें बताता था कि सपोज इसकी कंसेंट्रेशन सी है, तो स्टार्टिंग में जब ये डिसोसिएट नहीं करेंगे तो इसकी कंसेंट्रेशन 0 होगी। अब सपोज इट डिसोसिएटेड इनटू अल्फा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 माइनस अल्फा। सपोज इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ जो आपके ये CH3CO नेगेटिव और H+ आयन है, इतना ये डिसोसिएट हो गए, तो हम डिसोसिएशन को अल्फा के नाम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जब अल्फा अल्फा बना तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फा रह गया। क्लियर। हम कैटायन एनाइन की जो डिसोसिएशन मानते हैं वो इक्वल मानते हैं अपने प्रोडक्ट साइड पे। अब अगर मुझे अब डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है तो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई विद कंसेंट्रेशन, कि हमारी जितनी कंसेंट्रेशन रहेगी उसी के रिस्पेक्ट में ही तो हमारा आपका अल्फा आया होगा। ये सब सारा 11 से आया है चैप्टर नंबर इक्विलिब्रियम से। तो जब हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं तो वो क्या होता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितना है आपका, प्रोडक्ट आपका ये है और रिएक्टेंट आपका क्या है CH3COH, ये आपका रिएक्टेंट है। तो ये कितनी है, इसकी कितनी वैल्यू आई है सी अल्फा इंटू H+ की कितनी आई है सी अल्फा, और CH3CO नेगेटिव की कितनी आई है C1 माइनस अल्फा। तो C से C कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आपको अब याद आ रहा हो तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता था C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ऐसे हमें इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। अब इसमें ध्यान दो, तो C तो आपके पास प्रेजेंट है बट आपके पास क्या नहीं है, अल्फा नहीं है। तो अल्फा का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, अल्फा इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब हमारे पास लिमिटिंग मोलर मोलर कंडक्टिविटी तो नहीं है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तो दे रखी है। तो एक्चुअल में अब अल्फा निकालने के लिए, या मैं कह सकती हूँ के निकालने के लिए पहले अल्फा निकालना पड़ेगा, और अल्फा निकालने के लिए हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी पड़ेगी। तो आई होप अब आपको समझ में आया कि न्यूमेरिकल क्यों मैंने लिया, ताकि आप रिलेशनशिप समझ पाओ। तो अब सबसे पहले हम मोलर कंडक्टिविटी पे ध्यान देते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन योर मोलैरिटी। कप्पा कितनी है 4 इंटू 10 की पावर -5 और into 1000, then your conductivity, your molarity is 0.001 इतना। अगर इसको कैलकुलेट करा, आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट फॉर यू, तो आई गॉट इट 40, ठीक है, और मोलर कंडक्टिविटी की S सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये हो गया इतना डन। अब मोलर कंडक्टिविटी तो निकल गई, अब क्या निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी आपके सामने मैंने 40 निकाली है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इन्होंने मुझे दे रखी है 390। इसे कैलकुलेट करके आई एम गेटिंग 0.1205।
अल्फा की कोई यूनिट नहीं होती है, सो ठीक है, सॉरी, नॉट 205, इट इज 025, ठीक है। अब हम लोगों ने निकालना है कांस्टेंट, तो मैंने के ए का फॉर्मूला अभी आपके सामने डिराइव करा था, दैट इज सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो सी आपका कितना है 0.001, ये आपकी मोलैरिटी कंसंट्रेशन है। अल्फा अभी अपने आपने निकाला 0.1025 का स्क्वायर, एंड 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 1.025। अब इसको सॉल्व करते हैं, 0.001 इंटू, इसको आप ऐसे सकते हो 0.1025, ठीक है, का स्क्वायर अपॉन, इसको अगर माइनस करोगे 1 माइनस आप 1 नॉट 1.025, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, नॉट 1.025, इसको आपकी वैल्यू आई है 0.1025, ठीक है, सॉरी पॉइंट डेसिमल गलत लग गया। तो इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करा तो यहाँ पे आया 0.8975। इसकी जो फाइनल कैलकुलेशन आई एम गेटिंग दैट इज 1.46 10 की पावर -6। अब के निकालना है, ठीक है, के निकालना है, तो दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, और कांस्टेंट की अपनी कोई यूनिट नहीं होती। So these types of numericals are very common for your CBSE exams, and the concept is very important for your JEE and NEET. So hope you have understood all this concept, and with this we are going to move to the new topic in the next video.